CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। पृष्ठ संख्या 83। साम्राज्यों का उदय, अध्याय 5। यहां इस पृष्ठ के नीचे दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जनविहीन देश नहीं हो सकता और देशविहीन राज्य नहीं होता। कौटिल्य, अर्थशास्त्र। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बिहार की बराबर पहाड़ियों में स्थित शैलकृत गुफा है। महत्वपूर्ण प्रश्न: साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ और उन्होंने भारतीय सभ्यता को कैसे आकार दिया? राज्य से साम्राज्य बनने में कौन कौन से तत्व सहायक हुए? 4. छठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व तक का जीवन कैसा था? पृष्ठ संख्या 84। इस पृष्ठ पर पाटलिपुत्र का एक कलात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान पटना के समीप स्थित था। इस चित्र में एक आगंतुक जो घोड़े पर सवार है, मार्ग पूछने के लिए एक कन्या की सहायता ले रहा है। कन्या उसे मार्ग बता रही है। पीछे की ओर कुछ पहाड़ियां हैं, एक पेड़ है और नगर का चित्रण किया गया है। नगर चारों ओर चारदीवारी से घिरा हुआ है। नगर के मध्य एक महिला छत पर बैठकर कुछ कार्य कर रही है और नगर के मार्ग पर एक बैलगाड़ी चल रही है। पृष्ठ संख्या 85। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जो पाटलिपुत्र का है। पाटलिपुत्र के नगर द्वार से कुछ सैनिक निकल रहे हैं और उनके 2 अधिकारी सेना के आगे आगे घोड़े पर सवार हैं। इस चित्र के ऊपर की ओर भविष्य और ध्रुव का भी एक चित्र है। भविष्य की कलाई पर काल यंत्र है, जिसके माध्यम से वे इतिहास में गमन करते हैं। भविष्य और ध्रुव अत्यंत आनंदित थे। उन्होंने अभी अभी अपने नवीन यंत्र इतिहास को सक्रिय किया था, जो उन्हें अतीत में ले जाने वाला एक काल यंत्र था। अपने इतिहास के अध्याय से संकेत ग्रहण कर उन्होंने अपनी प्रथम यात्रा के लिए पाटलिपुत्र भ्रमण का निश्चय किया। वे जानते थे कि यह नगर वहीं स्थित था जहां आधुनिक पटना है। पृष्ठ संख्या 86। महानगर की सीमा पर उतरते ही कुछ विस्मय से उन्होंने एक बालिका को एक घुड़सवार से वार्तालाप करते देखा, जो विचित्र वस्त्रों में था। घुड़सवार के चले जाने के बाद बालिका इनकी ओर मुड़ी और इन्होंने उसका नाम पूछा। मेरा नाम इरा है। मैं कान्हा दास की पुत्री हूं, जो एक लोहार हैं। पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। इरा, हमारे नाम भविष्य और ध्रुव हैं। धीरे बोलो। क्या तुम उन सैनिकों को देख रहे हो जो आगे बढ़ रहे हैं? वे पड़ोसी राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जो हमें निरंतर संकट में डालता है। हमारे राजा जब तक संभव हो युद्ध से बचते हैं, परंतु आवश्यकता होने पर अपनी प्रजा की रक्षा भी करते हैं। जिन तलवारों को ये सैनिक ले जा रहे हैं, उनमें से कई तलवारों को गढ़ने में मेरे पिता ने सहायता की है और मेरे काका उन सैनिकों में से एक हैं। मैं तो उन्हें विदा करने आई थी। मुझे नहीं ज्ञात कि वे कब लौटेंगे। यहां इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक चित्र है, जिसमें कुछ सैनिक युद्ध से संबंधित वस्त्रों को पहने युद्ध की ओर जा रहे हैं। इन सैनिकों में कुछ पैदल सैनिक, कुछ घुड़सवार सैनिक और कुछ
हाथियों पर बैठे सैनिक हैं। वे तीनों उस सेतु की ओर देखते हैं जिसमें से होकर सैनिकों का एक विशाल समूह नगर से बाहर जा रहा है। कुछ सैनिक अश्वों पर सवार हैं और सेना के प्रमुख हाथियों पर विराजमान हैं। इसके पश्चात तीनों बच्चे उसी सेतु से नगर में प्रवेश करते हैं। यह किस प्रकार का सेतु है? भविष्य ने पूछा। क्या इसके नीचे नदी है? यह सेतु हमारी सुरक्षा करता है, ईरा ने समझाया। जब भी नगर पर आक्रमण का संकट होता है तब इसे ऊपर उठा लिया जाता है। यह नदी नहीं है बल्कि एक गहरी खाई है। जब यह चल सेतु ड्रॉब्रिज उठा लिया जाता है तब दुर्ग तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है। क्या तुम दूर स्थित पर्वतों और वनों को देख रहे हो? ये हमें इमारती लकड़ियां, औषधियां और बहुमूल्य संसाधन प्रदान कराते हैं। सेना के लिए हाथी भी वहीं से पकड़े जाते हैं और प्रशिक्षित किए जाते हैं। उस पर्वत में वह खुला हुआ भाग क्या है? ध्रुव ने पूछा। वह एक गुफा है। हमारे राजा उसे भिक्षुओं के लिए बनवा रहे हैं। मुझे आशा है कि जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा हम वहां जा सकेंगे। पृष्ठ संख्या 87। वे पाटलिपुत्र में घूमते हुए उसकी भव्यता निहारते हैं। ऊंची काष्ठ प्राचीरें, जिन पर प्रहरी मीनारें, भव्य राजमहल, भवन और जीवंत सड़कें हैं। इरा एक चहल पहल वाले बाजार की ओर संकेत करती है जहां दूर देशों से व्यापारी आए हुए हैं। प्रस्थान से पूर्व आपको हमारे मुख्य बाजार का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। हमारे महाराज समस्त दिशाओं से आने वाले यात्रियों का स्वागत करते हैं। अतः यहां आपको चीन के रेशमी वस्त्र, दक्षिण भारत से आए मसाले एवं बहुमूल्य रत्न तथा विभिन्न क्षेत्रों के उत्तम वस्त्र सब कुछ मिलेगा। पाटलिपुत्र में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। वे लोग क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने पूछा। ओह, वे सड़कों पर कला दिखाने वाले नट एक्रोबैट हैं। ये लोग मानव स्तंभ बनाते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और लघु नाटक प्रस्तुत करते हैं ताकि जन सामान्य का मनोरंजन हो सके। कभी कभी ये हमारे राजा के समक्ष भी प्रदर्शन करते हैं। तुम्हारे महाराज अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, भविष्य ने कहा। क्या वे केवल पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते हैं? उससे भी कहीं अधिक, ईरा ने उत्तर दिया। वे नगर से बाहर बहुत दूर तक एक व्यापक क्षेत्र पर शासन करते हैं। असंख्य ग्राम, नगर और जनपद उनके अधीन हैं। मेरे काका ने मुझे बताया था कि घोड़े पर यात्रा करके राज्य की सीमा तक पहुंचने में लगभग 2 माह का समय लग जाता है। यह तो केवल एक राज्य से कहीं अधिक विशाल प्रतीत होता है। आप इसे क्या कहती हैं? इसे साम्राज्य कहा जाता है, ईरा ने गर्व से कहा। साम्राज्य क्या होता है? एम्पायर, साम्राज्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंपेरियम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों अथवा क्षेत्रों का एक संघ होता था। प्रायः इन छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उन पर एक शक्तिशाली शासक या शासक समूह शासन करता था। यद्यपि इन छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने अपने राजा होते थे, किंतु वे सभी सम्राट के अधीन होते थे। यहां इस वाक्य में अधीन को अधिक महत्व दिया गया है। अधीन शब्द का अर्थ इसी पृष्ठ पर दाईं ओर इस प्रकार समझाया गया है। अधीन, अधीन वह शासक या राज्य होता था जिसने सम्राट के समक्ष समर्पण कर दिया हो। ये राजा
या राज्य सम्राट को भेंट स्वरूप मुद्रा, स्वर्ण या अन्य बहुमूल्य धातु, अनाज, पशु, हाथी या अपने राज्य में उत्पन्न होने वाली अन्य बहुमूल्य वस्तुएं देते थे। ये भेंटें उनके समर्पण, निष्ठा तथा सम्मान का प्रतीक होती थीं। अधीन राजा या राज्य का एक समानार्थी शब्द सामंत भी है। यह कहना उचित होगा कि अधीन राज्य या सामंत सम्राट के आधिपत्य को स्वीकार कर लेते थे। सम्राट अपनी राजधानी से, जो सामान्यतः आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी, संपूर्ण साम्राज्य का शासन चलाता था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सम्राट के लिए प्रयुक्त शब्द इस बात को स्पष्ट करते हैं, जैसे सम्राज, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शासक, अधिराज या अधिपति तथा राजाधिराज अर्थात राजाओं का राजा। पृष्ठ संख्या 88। भारतीय इतिहास साम्राज्यों से परिपूर्ण रहा है। वे अस्तित्व में आए, विस्तृत हुए, कुछ समय तक बने रहे, फिर उनका पतन हुआ और अंततः वे लुप्त हो गए। वस्तुतः अंतिम साम्राज्य जिसने इस उपमहाद्वीप पर शासन किया, वह 1 शताब्दी पूर्व तक अस्तित्व में था, परंतु यह समय उस पर चर्चा करने का नहीं है। हम अतीत से आरंभ करते हैं, जिससे यह समझ सकें कि प्राचीन काल में साम्राज्य किस प्रकार कार्य करते थे और उन्होंने भारत की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति को कितनी गहराई से प्रभावित किया। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जो आज्ञा पत्र के रूप में है। इस आज्ञा पत्र के चित्र पर साम्राज्य की विशेषताएं भिन्न भिन्न बिंदुओं के द्वारा बताई गई हैं। साम्राज्य की विशेषताएं: 1. अधीन राज्यों एवं राजाओं पर नियंत्रण, साम्राज्य विस्तार या बाह्य आक्रमणों से रक्षा हेतु सेना रखना। 2. शासन का संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र का निर्माण एवं संचालन, क्षेत्रों के प्रबंधन, कर संग्रह, विधि व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। 3. विधि निर्माण, मुद्रा निर्गत, माप तोल की मानक प्रणाली की स्थापना तथा व्यापार का नियमन। 4. संसाधनों, खनिज, वन, कृषि उत्पाद, जनशक्ति का नियंत्रण व उनका विनियमन। 5. कला, साहित्य, धर्म, दर्शन तथा ज्ञान केंद्रों को प्रोत्साहन। 6. संचार तंत्र, राजमार्ग, नदी, नौवहन एवं अन्य लोक हितकारी संरचनाओं का निर्माण, जिससे प्रशासन, व्यापार एवं जन कल्याण सुचारू रूप से चल सके। इन बिंदुओं के मध्य लिखा है, सम्राट की अपने अधीन राज्यों एवं राजाओं पर केंद्रीय प्रभुता। पृष्ठ संख्या 89। आइए पता लगाएं। साम्राज्य विस्तृत भूभागों में फैले हुए होते थे, जिनमें अनेक प्रकार की भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियों वाले जन रहते थे। आपके विचार में सभी लोग सौहार्दपूर्वक रहें, यह सम्राटों ने कैसे सुनिश्चित किया होगा? समूह में विचार विमर्श करें एवं कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। एक विशाल साम्राज्य का संचालन करना अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा होता है। फिर भी कोई राजा अपना राज्य बढ़ाकर सम्राट क्यों बनना चाहता होगा? यहां कुछ संभावित उत्तर दिए गए हैं। आप चाहें तो इसमें और भी उत्तर जोड़ सकते हैं। ये उत्तर इस प्रकार हैं: संपूर्ण विश्व पर शासन करने की महत्वाकांक्षा, अर्थात
एक बड़े प्रदेश को नियंत्रण में रखना एक ऐसा रूपक है जिससे संकेत मिलता है कि वह विशाल क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था तथा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि भावी पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। भावी पीढ़ियां अर्थात आने वाली पीढ़ियां एक विशाल भूप्रदेश को अपने अधीन कर वहां के संसाधनों का प्रयोग कर अपनी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति बढ़ाने की इच्छा, स्वयं एवं अपने साम्राज्य के लिए महान संपदा प्राप्त करने की उत्कंठा। सामान्यतः सम्राट स्थानीय राजाओं या प्रमुखों को अपने प्रति निष्ठा तथा भेंट के बदले अपने क्षेत्रों का प्रशासन करने की अनुमति देते थे। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है। इस चित्र में राज्य की प्रशिक्षित सेनाएं पड़ोसी राज्यों को जीतने, उन पर नियंत्रण स्थापित करने तथा साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने हेतु भेजी जा रही हैं। पृष्ठ संख्या 90। यहां इस पृष्ठ पर कुछ चित्र हैं। पहले चित्र में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों जैसे साम्राज्य की सीमाओं पर दुर्गयुक्त नगर और निर्मित किए गई बस्तियों को चित्रित किया गया है। चित्र 2, साम्राज्य विस्तार हेतु कोई राज्य सर्वप्रथम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और उन्हें विजित करने का प्रयास करता है। यह इस चित्र में बताया गया है। चित्र 3, शासक नदियों तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, क्योंकि इससे उन्हें मूल्यवान संसाधनों पर अधिकार के साथ साथ व्यापार से कर राजस्व भी प्राप्त होता था। इसी को बताते हुए इस चित्र में नाव और नाव के किनारे चलने वाले व्यापार को बताया गया है। चित्र 4, जब अनेक लघु राज्यों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष होता था, तब जिस राज्य के पास प्रबल सैन्य बल तथा अधिशेष संसाधन होते थे, वह अंततः सार्वभौम अधिपति बनता था। इसको बताते हुए यहां एक चित्र है जिसमें एक शांतिपूर्ण कृषि समाज को बताया गया है। पृष्ठ संख्या 91। आइए पता लगाएं, आपके विचार से शासकों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध के अतिरिक्त दूसरे और कौन-कौन से उपाय अपनाए होंगे। अपने विचार लिखिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए। व्यापार, व्यापारिक मार्ग तथा श्रेणियां, गिल्ड्स। दूरस्थ क्षेत्रों में सैन्य अभियान संचालित करना जितना सरल प्रतीत होता है, वास्तव में उतना सरल नहीं होता। एक सेना का संचालन अत्यंत व्यय साध्य होता है। सैनिकों को भोजन, वस्त्र, शस्त्र तथा वेतन देने की आवश्यकता होती है। हाथियों तथा घोड़ों का पालन पोषण करना पड़ता है। सड़कों तथा नौकाओं का निर्माण करना पड़ता है इत्यादि। इन सभी कार्यों को संपन्न करने हेतु पर्याप्त आर्थिक सामर्थ्य, श्रमिकों का नियंत्रण तथा संसाधनों तक पहुंच आवश्यक होती है। अब हम यह बात समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां, विशेषकर उत्पादन तथा व्यापार, किसी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एवं प्रजा की समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह प्रत्येक सुशासक के चिंतन का विषय होना चाहिए। अतः संपूर्ण साम्राज्य में तथा इसके बाहर भी व्यापारिक मार्गों की स्थापना एवं नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा विविधता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकों की आय तथा शासकों के राजस्व में वृद्धि होती है। प्राचीन भारत के संदर्भ में विचार करें तो उस काल में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या रही होंगी? साहित्यिक ग्रंथों एवं पुरातात्विक
उत्खननों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, कृषि उत्पाद, रत्न, हस्तशिल्प की वस्तुएं एवं विविध पशु प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थीं। यह व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था। अनेक भारतीय वस्तुएं स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से दूरस्थ देशों तक जाती थीं। अधिकांश स्थितियों में व्यापारी पृथक रहकर अपना व्यापार नहीं करते थे। उन्होंने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि सामूहिक रूप से कार्य करना अधिक लाभकारी होता है, और इसी से श्रेणियों, गिल्ड्स का विकास हुआ। श्रेणियां व्यापारियों, शिल्पकारों, साहूकारों तथा कृषकों के प्रभावशाली संगठन होते थे। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में एक प्रमुख, जो सामान्यतः निर्वाचित होता था, तथा कुछ कार्यकारी अधिकारी होते थे, जिनमें सभी प्रकार के नैतिक गुण अपेक्षित थे। पृष्ठ संख्या 92। दो कारणों से व्यापारी श्रेणियां एक विशिष्ट संस्था के रूप में मानी जाती थीं। प्रथम, वे ऐसे लोगों को एकत्र करती थीं जो परस्पर प्रतिद्वंदी नहीं अपितु सहकर्मी बन जाते थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि संसाधनों, बाजार की सूचनाओं, मांग आपूर्ति की स्थिति, श्रमिक व्यवस्था आदि का परस्पर साझाकरण सभी के लिए लाभकारी होता है। यहाँ इस पृष्ठ पर भारत का एक मानचित्र है। लगभग 500 सामान्य संवत पूर्व के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग तथा उन पर अंकित महत्वपूर्ण नगर बताए गए हैं। उत्तरापथ व दक्षिणापथ पर बताए गए महत्वपूर्ण केंद्रों पर विशेष ध्यान दें। मानचित्र में उत्तरापथ के विशेष केंद्रों को बताया गया है, जो इस प्रकार हैं: तक्षशिला, शिबिपुर, हस्तिनापुर, मथुरा, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, ताम्रलिप्ति। दक्षिणापथ के प्रमुख केंद्र इस प्रकार हैं: कौशांबी, उज्जैनी और सोपारा। इस मानचित्र पर कुछ अन्य व्यावसायिक केंद्र भी बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: शिबिपुर, द्वारका, भरुकच्छ, सोपारा, प्रतिष्ठान, स्वर्णगिरी, कलिंगनगर, ताम्रलिप्ति, चंपा, पाटलिपुत्र, प्राग ज्योतिषपुर, कौशांबी तथा काशी। पृष्ठ संख्या 93। द्वितीय, जैसा कि एक प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है, कृषक, व्यापारी, पशुपालक, साहूकार एवं शिल्पकार सभी अपने अपने वर्ग हेतु नियम बनाने में स्वतंत्र होते थे। दूसरे शब्दों में, श्रेणियों को अपने आंतरिक नियमों का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी, और राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। और वह ऐसा करता भी क्यों, जब व्यापार फल फूल रहा हो। श्रेणियां भारत के विशाल भूभाग पर विस्तृत थीं और अनेक शताब्दियों तक विद्यमान रहीं। जब वे औपचारिक रूप से समाप्त हो गईं, तब भी वे भारतीय व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रभावित करती रहीं, और यह प्रभाव आज भी भारत के व्यापार और व्यवसाय में देखा जा सकता है। यह संस्था भारतीय समाज के स्वसंगठित होने की अद्भुत क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राचीन ग्रामीण इकाई, जिसमें विविध समितियां एवं परिषदें होती थीं, इस व्यवस्था का अन्य उदाहरण है। वस्तुतः कोई भी प्रबुद्ध शासक तभी श्रेष्ठ कहलाता था जब वह स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्त रूप से कार्य करने दे, और यदि वे संस्थाएं संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हों तो उसमें हस्तक्षेप ना करें। आइए पता लगाएं। व्यापारिक मार्गों के मानचित्र का
अवलोकन करें। उन भौगोलिक विशेषताओं की पहचान करें जिन्हें व्यापारियों को उपमहाद्वीप में यात्रा करने में सहायता की। उन सड़कों पर तत्कालीन समय में परिवहन के कौन-कौन से साधन उपलब्ध रहे होंगे, अनुमान लगाएं। मगध का उदय 6ठी से 4ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व उत्तर भारत में परिवर्तन का समय था। इससे पूर्व हम महाजनपदों, उत्तर तथा मध्य भारत के बड़े गणराज्यों और उनकी सभा व्यवस्थाओं का संक्षेप में अध्ययन कर चुके हैं। इन्हीं में से एक था मगध, आधुनिक दक्षिण बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र, जो एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा और कई राज्यों का विलय कर भारत के प्रथम साम्राज्य की नींव का आधार बना। प्रारंभिक शक्तिशाली राजाओं में अजातशत्रु का नाम उल्लेखनीय है, जिसने मगध को शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृष्ठ संख्या 94। इसे अनदेखा ना करें। विश्व के 2 महान धार्मिक व्यक्तित्व सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध, तथा वर्धमान, जो महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, दोनों ही मगध सम्राट अजातशत्रु के समकालीन थे। इनकी शिक्षाओं को पुनः पढ़ने हेतु कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक के भारत की सांस्कृतिक जड़ें अध्याय का पुनरावलोकन करें। मगध साम्राज्य संसाधनों से समृद्ध गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित था, जहां उपजाऊ भूमि, प्रचुर मात्रा में लकड़ी प्रदान करने वाले वन तथा हाथी जैसे महत्वपूर्ण पशु थे। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि लौह धातु का उपयोग कृषि एवं युद्ध कलाओं सहित अन्य तकनीकी परिवर्तनों का प्रमुख कारण बना। निकट के पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त लौह अयस्क एवं अन्य खनिज संसाधन मगध साम्राज्य के विस्तार में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। लोहे के हल द्वारा भूमि की जुताई से कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और हल्के व तेज धार वाले लोहे के शस्त्रों ने सेना की युद्ध क्षमता को अधिक सशक्त बनाया। यहां इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक चित्र है। इस चित्र में उत्तर भारत के नगर कुशीनारा, आधुनिक कुशीनगर, की घेराबंदी करते तथा युद्ध करते हुए पैदल, घुड़सवार और हाथियों पर सैनिकों को चित्रित करती हुई सांची के स्तूप की विस्तृत पट्टिका है। इसका उद्देश्य बुद्ध के अवशेषों को पुनः प्राप्त करना था। पट्टिका के बाएं भाग में एक हाथी पर इन्हें ले जाते हुए उकेरा गया है। आइए पता लगाएं। दिए गए शिल्प पट्टिका का सूक्ष्म अवलोकन करें। आप इनमें कितने प्रकार के शस्त्रों की पहचान कर सकते हैं? आपको लोहे के कौन-कौन से उपयोग पता चल रहे हैं? शिल्प पट्टिका के बाएं भाग में कलश के ऊपर एक छत्र उकेरा गया है, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों किया गया होगा? पृष्ठ संख्या 95। अधिशेष सरप्लस अन्न उत्पादन ने अधिक लोगों को कला एवं शिल्प की ओर उन्मुख होने का अवसर प्रदान किया, जिनकी मांग साम्राज्य के भीतर और बाहर दोनों ही जगह थी। गंगा तथा सोन नदियों से व्यापार को भौगोलिक लाभ मिलता था, क्योंकि इनका उपयोग यातायात के लिए किया जाता था। फलते फूलते व्यापार ने राज्य की आय में वृद्धि की तथा मगध के उत्थान में योगदान दिया। यहां इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र है, जिसमें महापद्मनंद का चांदी का एक आहत सिक्का है। 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के लगभग महापद्मनंद मगध में प्रमुखता से उभरे और उन्होंने नंद वंश की स्थापना की।
उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को सफलतापूर्वक संगठित किया तथा अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तरी तथा पूर्वी भारत में किया। जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई, उन्होंने अपनी आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया। ग्रीक विवरणों से यह भी ज्ञात होता है कि नंद वंश के पास एक विशाल सेना थी। नंद वंश के विभिन्न लेखों से यह प्रतीत होता है कि इस वंश का अंतिम शासक धनानंद अत्यधिक धनवान होने के बावजूद अत्यंत अलोकप्रिय हो गया था, क्योंकि वह अपनी प्रजा का उत्पीड़न व शोषण करता था। इससे नंद वंश की पराजय तथा विशालतम साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य में इसके समाहित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसे अनदेखा ना करें। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि का समय भी लगभग 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में ही माना जाता है, जब नंदों का राज्य था। उन्हें एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें 3996 सूत्रों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के नियमों को संकलित किया गया है। सूत्र ऐसे संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित वाक्यांश होते हैं जिनमें ज्ञान और महत्वपूर्ण विचारों प्राचीन भारतीय ग्रंथों से का इस प्रकार संचय होता है कि उनका सहजता से स्मरण किया जा सके तथा अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। इस पृष्ठ पर एक डाक टिकट का चित्र है। इस चित्र में पाणिनि है। पाणिनि की स्मृति में जारी इस भारतीय डाक टिकट में पाणिनि सूत्रों का निर्माण कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 96। यवनों, ग्रीक का आगमन। जब भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित मगध में विविध घटनाएं घटित हो रही थीं, उस समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या हो रहा था? यह भाग एक प्राचीन मार्ग के निकट स्थित था, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को भारत से जोड़ता था, और यहाँ अनेक लघु राज्य विद्यमान थे। ग्रीक वृत्तांतों के अनुसार उन राज्यों में पौरव वंश प्रमुख था, जिसके शासक राजा पुरु पोरस थे। यहाँ इस पृष्ठ पर एक मानचित्र दिया गया है। इस संकेतिका मानचित्र में अलेक्जेंडर का साम्राज्य, अलेक्जेंडर का मार्ग तथा युद्ध से संबंधित प्रमुख केंद्रों को रेखांकित किया गया है। अलेक्जेंडर के साम्राज्य से संबंधित प्रमुख स्थान हैं मिस्र, मेम्फिस, सूसा, पार्सिपोलिस, बैक्ट्रिया तथा अलेक्जेंडर के मार्ग को अंकित करते हुए क्षेत्र हैं मेम्फिस, सूसा, पार्सिपोलिस, बैक्ट्रिया। साथ ही साथ इस मानचित्र पर अलेक्जेंडर के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों को भी रेखांकित किया गया है। ये क्षेत्र हैं ग्रनिकस, अलेक्जेंड्रिया, गोगामेला तथा हाइडेस्पीज। इस पृष्ठ पर एक और मानचित्र है, जिसमें संकेतिका के रूप में अलेक्जेंडर का मार्ग तथा उससे संबंधित नदियां रेखांकित हैं। इस मानचित्र में भारत के विशेषतः उत्तर पश्चिम भाग को चित्रित किया गया है, जिसमें से होकर अलेक्जेंडर का मार्ग गुजरता है। यह मार्ग सिंध, पंजाब आदि से होकर गुजरता हुआ अधिकांशतः अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। इस पृष्ठ की निचली ओर अलेक्जेंडर की एक मूर्ति का चित्र है, जिसमें अलेक्जेंडर के मुख को प्रकट किया गया है। साथ ही साथ अलेक्जेंडर के जीवन काल 334 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 331 सामान्य संवत पूर्व तक की
जानकारियां दी गई हैं। मैसेडोनिया के एक युवा और शक्तिशाली ग्रीक शासक अलेक्जेंडर ने ग्रीस पर पूर्व में हुई फारसी आक्रमणों का बदला लेने के लिए फारसी साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया। मैसेडोनिया के एक युवा और शक्तिशाली ग्रीक शासक अलेक्जेंडर ने ग्रीस पर पूर्व में हुए फारसी आक्रमणों का बदला लेने के लिए फारसी साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया। उस समय फारस शासित भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कुछ भारतीय सैनिकों ने ग्रीक सेना के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ीं। अलेक्जेंडर ने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप वहां ग्रीक संस्कृति का प्रभाव व्यापक रूप से फैला। उसका साम्राज्य अब 3 महाद्वीपों में विस्तृत हो गया था, जो विश्व इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। पृष्ठ संख्या 97। इसे अनदेखा ना करें। फारसी और ग्रीक साम्राज्यों में प्रांतों के शासक क्षत्रप थे, जिन्हें सम्राट जैसे अलेक्जेंडर ने सुदूर प्रदेशों का प्रबंधन करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। मात्र अधिकारी होने के बावजूद इन क्षत्रपों के पास महत्वपूर्ण शक्ति और स्वतंत्रता थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके लिए इतनी शक्ति का प्रयोग करना कैसे संभव था? आइए विचार करें। आपके विचार में अलेक्जेंडर संपूर्ण विश्व पर राज क्यों करना चाहता था? इससे वह क्या प्राप्त करना चाहता था? आइए पता लगाएं। जब युद्ध के उपरांत अलेक्जेंडर ने राजा पुरु से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पुरु ने उत्तर दिया, एक राजा की तरह। इस उत्तर से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उन्हें उनके ही राज्य का क्षत्रप नियुक्त कर दिया। अपने शिक्षकों की सहायता से राजा पुरु और अलेक्जेंडर के मध्य हुए युद्ध के विषय में और अधिक विवरण प्राप्त करें। अपने शोध के साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए इस युद्ध दृश्य का नाट्य मंचन करें। फारस वापस आकर अलेक्जेंडर को विद्रोह तथा राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। बेबीलोन में बीमार पड़ने और मात्र 32 वर्ष की आयु में निधन के बाद उसका विशाल साम्राज्य शीघ्र ही उसके सेनापतियों और क्षत्रपों के बीच विभाजित हो गया, जिन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। अलेक्जेंडर के बीमार पड़ने तथा उसकी मृत्यु से संबंधित यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है, जिस पर कालखंड 324 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 323 सामान्य संवत पूर्व रेखांकित किया गया है। दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए उत्सुक अलेक्जेंडर ने आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत में अपना अभियान प्रारंभ किया। पंजाब में राजा पोरस को पराजित किया और स्थानीय जनजातियों एवं शासकों के भीषण प्रतिरोध का सामना करते हुए कई नगरों में नरसंहार किया। ग्रीक अभिलेखों में उल्लेख है कि कुछ लड़ाइयों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। अलेक्जेंडर स्वयं एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था। थके हुए और घर की याद में उसके सैनिकों ने लड़ने की इच्छा खो दी और भारत में गंगा नदी की ओर जाने से इनकार कर दिया। अतः अलेक्जेंडर और उसकी सेना का एक भाग फारस की ओर पीछे हट गया, लेकिन दक्षिण में तटीय मार्ग और ईरान के सघन रेगिस्तानी क्षेत्रों से की गई यात्राओं के परिणाम स्वरूप प्यास, भूख और बीमारी के कारण उसके सैनिकों को भारी क्षति हुई। पृष्ठ संख्या 98। अलेक्जेंडर का जिम्नोसोफिस्टों के साथ संवाद। अलेक्जेंडर ने भारतीय ऋषियों के एक समूह के बारे में सुना था, जिन्हें ग्रीक लोग जिम्नोसोफिस्ट या नग्न दार्शनिक
शायद इसलिए कि वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, कहते थे, और जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अलेक्जेंडर ने पहेलियों के रूप में कठिन प्रश्नों के साथ उन्हें चुनौती दी तथा यह चेतावनी दी कि वह गलत उत्तर देने वालों को मृत्युदंड देगा। जिम्नोसोफिस्टों ने अलेक्जेंडर के प्रश्नों का शांति और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया। अलेक्जेंडर दार्शनिकों के उत्तर से प्रभावित हुआ और अंत में सभी दार्शनिकों को मुक्त कर दिया। सदियों से इस घटना के अनेक संस्करण प्रचलित हैं जो इसे इतिहास की सबसे रोचक दार्शनिक घटनाओं में से एक बनाता है। एक विवरण के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूछा, जीवन या मृत्यु में कौन अधिक शक्तिशाली है? एक ऋषि ने उत्तर दिया, जीवन, क्योंकि वह लंबा है जबकि मृत्यु नहीं। अलेक्जेंडर ने फिर प्रश्न किया, कोई व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय कैसे हो सकता है? उत्तर आया, यदि वह सबसे अधिक शक्तिशाली है और फिर भी भय उत्पन्न नहीं करता है। संभवतः यह शक्तिशाली शासक के लिए एक संकेत था। इतिहासकार इस प्रकार के वैचारिक संवादों को ग्रीक और भारतीय दर्शन परंपराओं के मध्य एक महान बौद्धिक संगम के रूप में देखते हैं। यहां इस पृष्ठ के बाईं ओर एक चित्र है जो एक ग्रीक सिक्का, जिसमें संभवतः घोड़े पर सवार अलेक्जेंडर को हाथी पर सवार पोरस पर आक्रमण करते हुए इंगित किया गया है। शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य। उत्तर पश्चिम की संक्षिप्त यात्रा के उपरांत आइए हम पुनः मगध लौटें, जहां हमने नंद साम्राज्य का अंत देखा था। जब अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया, उसके कुछ वर्षों बाद लगभग 321 सामान्य संवत पूर्व में एक नए वंश और साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस प्रतापी राजा ने शीघ्र ही नंद साम्राज्य के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और मगध साम्राज्य का निरंतर विस्तार किया। कई विवरणों के अनुसार चंद्रगुप्त ने यह कार्य एक कुशल व योग्य मार्गदर्शक कौटिल्य की सहायता से पूरा किया, जिन्होंने राजनीति, शासन और अर्थव्यवस्था के अपने ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो भारतीय इतिहास के महानतम साम्राज्यों में से एक है। यहाँ इस पृष्ठ के निचली ओर एक चित्र है जिसमें भविष्य और ध्रुव हैं। भविष्य अपनी कलाई पर बंधे काल यंत्र को देख रही है। पृष्ठ संख्या 99। कौटिल्य की कहानी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौटिल्य, जिन्हें कभी कभी चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विश्वविख्यात तक्षशिला, वर्तमान तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उनकी प्रसिद्ध कथा की शुरुआत अत्यंत अलोकप्रिय शासक धनानंद के दरबार से होती है। यहाँ इस पृष्ठ पर भारत का मानचित्र है, जिसमें नंद वंश के साम्राज्य को इंगित किया गया है। इस मानचित्र के अनुसार नंद वंश से संबंधित राजधानी पाटलिपुत्र है एवं अन्य महत्वपूर्ण नगर उज्जैनी, विदिशा, मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती, राजगृह, चंपा, वैशाली तथा ताम्रलिप्ति हैं। इस साम्राज्य से संबंधित प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं: माही, नर्मदा, चंबल, यमुना, गंगा, घाघरा, सोन, कोसी, तीस्ता। पृष्ठ संख्या 100। इस पृष्ठ पर भारत का एक मानचित्र है। इस मानचित्र में मौर्य साम्राज्य और उससे संबंधित मुख्य राजधानी, क्षेत्रीय राजधानी तथा अन्य नगरों को इंगित किया गया है। मानचित्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र है। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्रीय राजधानियां
इस प्रकार थीं: तक्षशिला, तोसाली, उज्जैनी, स्वर्णगिरी। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अन्य नगर इस प्रकार थे: पुष्कलावती, कांधार, संकिसा, अहिच्छत्र, मथुरा, कौशांबी, श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी, उज्जैनी, विदिशा, सांची, प्रतिष्ठान, अमरावती, ताम्रलिप्ति तथा धौली। कौटिल्य ने धनानंद को परामर्श दिया कि वह अपने शासन के तौर तरीके बदल ले, अन्यथा अपने साम्राज्य का पतन देखने को तैयार हो जाए। परंतु क्रोधित धनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया और उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तब कौटिल्य ने नंद शासन का अंत करने की शपथ ली। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति और साहसिक कार्यों के विषय में कई कहानियां विख्यात हैं, लेकिन उनका सामान्य परिचय यह है कि उन्होंने नंद वंश का अंत किया। पृष्ठ संख्या 101। मगध पर अपने शासन की नींव रखी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है। इस चित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज है। इस चित्र का चित्रांकन असित कुमार हलधर द्वारा 20वीं सदी को किया गया था। क्या आपको स्मरण है कि मगध को अपनी भौगोलिक स्थिति, सुदृढ़ आर्थिक प्रणाली और समृद्ध व्यापार के कारण कई लाभ थे? इन सबके साथ ही कुशल रणनीतिकार कौटिल्य की सहायता ने चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सहायता की। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त ग्रीक क्षत्रपों को हराया और इस क्षेत्र को एक ऐसे साम्राज्य के रूप में एकीकृत किया जो उत्तर के मैदानी भाग से लेकर दक्षिण के पठार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीकों को पराजित करने के बाद भी उनके साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे और अपने दरबार में एक ग्रीक इतिहासकार और राजनयिक मेगस्थनीज का स्वागत किया, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की अपनी यात्राओं के बारे में लिखा। यह अपनी तरह का पहला लिखित विवरण था, जो दुर्भाग्यवश आज पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ अंश बाद के ग्रीक विद्वानों द्वारा उद्धृत किए गए हैं। कौटिल्य की राज्य संबंधित अवधारणा। कौटिल्य के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था कि एक राज्य की स्थापना, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाना चाहिए। अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन और अर्थशास्त्र का विज्ञान, में उन्होंने रक्षा, अर्थशास्त्र, प्रशासन, न्याय, नगर नियोजन, कृषि व्यवस्था तथा लोक कल्याण जैसे कई विषयों में दिशा निर्देशों का वर्णन किया है। पृष्ठ संख्या 102। इस पृष्ठ पर एक आज्ञा पत्र का चित्र है, जिसमें कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को इंगित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पहला चित्र है राजा अर्थात स्वामी, जिसके अंतर्गत पार्षदों, मंत्रियों और अन्य उच्च अधिकारियों का समूह अर्थात आमात्यों का चित्र है। इसके अलावा एक चित्र है जिसमें राज्य क्षेत्र तथा उसमें निवास करने वाली जनसंख्या, जिसे जनपद कहते हैं, उसे इंगित किया गया है। एक अन्य चित्र में किलेबंद कस्बे और नगर, जिसे दुर्ग कहते हैं, को इंगित किया गया है। एक अन्य चित्र में राजकोष या राज्य की संपत्ति, जिसे कोष कहते हैं, बताया गया है। एक अन्य चित्र में रक्षा एवं कानून और व्यवस्था की शक्तियां अर्थात दंड व्यवस्था को इंगित किया गया है।
अंतिम चित्र में राजा के सहयोगी अर्थात मित्रों को इंगित किया गया है। पृष्ठ संख्या 103। उनकी प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं में से एक सप्तांग सिद्धांत, जिसके अनुसार राज्य 7 भागों से निर्मित होता है। कौटिल्य के अनुसार सप्तांग को एक साथ मिलकर एक व्यवस्थित, सुसंरक्षित और समृद्ध राज्य की स्थापना करनी चाहिए, ताकि राज्य के समक्ष जैसी भी परिस्थितियां आएं, उसे युद्ध और शांति के लिए गठबंधन के माध्यम से बनाए रखा जा सके। उन्होंने समाज में कानून और व्यवस्था के महत्व पर बल दिया, जिसके लिए एक सशक्त प्रशासन की आवश्यकता है। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनेक कानूनों का भी विवरण दिया और लोगों की भलाई के विरुद्ध जाने वाले किसी भी कार्य के लिए दंड विधान भी निर्दिष्ट किया। आइए विचार करें। कौटिल्य कहते हैं, एक राजा को अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देकर अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति ग्राम क्षेत्र से आती है, जो समस्त आर्थिक गतिविधियों का स्रोत है। राजा को ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों पर विशेष अनुग्रह करना चाहिए जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्य करते हैं, जैसे तटबंध या सड़क पुल बनाना, गांवों का सौंदर्यीकरण करना अथवा उनकी रक्षा करने में सहायता प्रदान करना। आपके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण था? संकेत: इस अध्याय के आरंभ में आपने जो पढ़ा है उस पर पुनः विचार कीजिए। कौटिल्य के शासन का मूल दर्शन भारतीय मूल्यों के अनुरूप है। अपनी प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता निहित है। प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। राजा को केवल वही अच्छा नहीं मानना चाहिए जो उसे प्रसन्न करे, बल्कि जो उसकी प्रजा को अच्छा लगे उसे अपने लिए भी वही लाभदायक मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे सदैव प्रजा के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए पता लगाएं। अपनी कक्षा में एक सामूहिक चर्चा आयोजित करें और कौटिल्य के साम्राज्य के प्रति विचारों की विशेषताओं की तुलना आधुनिक राष्ट्र से करें। पृष्ठ संख्या 104। इस पृष्ठ के आरंभ में एक चित्र है जिसमें नेपाल में रामग्राम स्तूप का भ्रमण करते हुए अशोक का सांची स्तूप की एक पट्टिका पर उकेरा गया दृश्य है। शांति का चयन करने वाला राजा, मौर्य वंश के एक और राजा अशोक 268 से लेकर 232 सामान्य संवत पूर्व थे। चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक को प्रशासनिक और धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है। अपने शासन के आरंभिक काल में अशोक अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। उन्हें विरासत में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग को छोड़कर संपूर्ण भूभाग में विस्तृत किया। इसमें वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ भाग भी सम्मिलित थे। हालांकि राज्य विस्तार की प्रक्रिया में घटित एक युद्ध ने अशोक के जीवन की दिशा ही बदल दी। उनके एक शिलालेख के अनुसार उन्होंने एक बार कलिंग, आधुनिक ओडिशा पर आक्रमण किया तथा भयंकर युद्ध लड़ा। युद्ध क्षेत्र में भारी विनाश और मृत्यु को देखकर अशोक ने हिंसा का परित्याग कर यथासंभव शांति और अहिंसा के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप था। इस वाक्य में शिलालेख को रेखांकित किया गया है, जिसका अर्थ इसी पृष्ठ की बाईं ओर इस प्रकार दिया गया है। शिलालेख वर्तमान संदर्भ में एक राजा या अधिकारियों द्वारा जनहित के लिए निर्देशित एक आधिकारिक घोषणा। आइए विचार करें। अशोक ने अपने शिलालेखों में
कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। वे चाहते तो इसका उल्लेख ना करके भविष्य की पीढ़ियों के समक्ष स्वयं को एक शांतिपूर्ण परोपकारी राजा के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। आपके विचार में उन्होंने इस विनाशकारी युद्ध का उल्लेख अपने शिलालेखों में क्यों किया? बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के उपरांत अशोक ने बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक प्रसारित करने के लिए श्रीलंका, थाईलैंड, मध्य एशिया और उससे भी आगे तक अपने दूत भेजे। इस वाक्य में दूत शब्द रेखांकित है, जिसका अर्थ इसी पृष्ठ के बाईं ओर इस प्रकार दिया गया है। दूत प्रायः कूटनीतिक प्रकृति के विशेष कार्य के लिए भेजा गया व्यक्ति। पृष्ठ संख्या 105। अशोक ने अपने साम्राज्य के कई स्थानों पर चट्टानों या स्तंभों पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। इसलिए इतिहासकारों ने कभी कभी अशोक को महान संचारक भी कहा है। इन शिलालेखों में जन सामान्य के लिए संदेश थे और उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अधिकांश शिलालेख भारत के कई भागों में लोकप्रिय प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण थे। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी भारत की सभी क्षेत्रीय लिपियों की जननी मानी जाती है। यहां इस पृष्ठ के दाईं ओर लिपि से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार है। हमने ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राकृत भाषा का उल्लेख किया है। इसका क्या अर्थ है? सरल शब्दों में, भाषा वह है जो हम बोलते हैं, जबकि लिपि वह है जिसमें हम एक भाषा को लिखते हैं। क्या आप हमारे दैनिक जीवन में इसके उदाहरण सोच सकते हैं? यहां इस पृष्ठ के निचली ओर भारत का एक मानचित्र है, जिसमें उपमहाद्वीप में अशोक के शिलालेखों में से कुछ प्रमुख शिलालेखों को इंगित किया गया है। प्रमुख शिलालेख: कंधार, कलसी, गिरनार, धौली। लघु शिलालेख: बैराट, ब्रह्मगिरी, मस्की। लघु स्तंभ शिलालेख: लुम्बिनी, सारनाथ, अमरावती, सांची। स्तंभ शिलालेख: कंधार, मेरठ, सारनाथ। गुफा अभिलेख: बराबर पर्वत। पृष्ठ संख्या 106। अपने शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को देवानाम प्रिय, प्रियदसी या देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी कहा है। पहले शब्द का अर्थ है देवताओं के प्रिय और दूसरे का अर्थ है दूसरों के प्रति दयालुता से व्यवहार करने वाला। वास्तव में शिलालेखों की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि वह स्वयं को एक परोपकारी और दयालु शासक के रूप में चित्रित करने में रुचि रखते थे। आइए इससे संबंधित उदाहरण देखें। हालांकि कुछ दक्षिणी राज्य मौर्य साम्राज्य का भाग नहीं थे, लेकिन अशोक ने उनके समग्र कल्याण का समर्थन किया। उन्होंने अपने साम्राज्य से बाहर भी मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही। पशुओं के शिकार और उन पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाया और आवश्यक होने पर उनके लिए उपचार का आदेश दिया। इस प्रकार यदि विचार किया जाए तो सम्राट अशोक प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में इस प्रकार के प्रथम राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की मुख्य सड़कों के किनारे नियमित अंतराल पर विश्राम गृहों के निर्माण, कुएं बनवाने और फलदार एवं छायादार वृक्षों को लगवाने के बारे में अपने अभिलेखों में उल्लेख किया है। उन्होंने सभी संप्रदायों, उनके समय में प्रचलित विभिन्न विचारधाराएं को एक दूसरे की उचित शिक्षाओं को स्वीकार करने
और उनका अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि हमें अशोक के सभी अभिलेखों को शाब्दिक रूप से स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है, तथापि यह स्पष्ट है कि कौटिल्य के शासन दर्शन के अनुरूप उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास किया और उन तक अपने विचार पहुंचाने का प्रयास किया। इस पृष्ठ के मध्य भाग में 2 चित्र हैं। बाईं ओर के चित्र में गुजरात के गिरनार में स्थित अशोक के शिलालेख के एक अंश को इंगित किया गया है। वहीं दाईं ओर के चित्र में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला के टोपरा स्तंभ का विवरण है। पृष्ठ संख्या 107। इसे अनदेखा ना करें। आपने कक्षा 6 में धर्म, प्राकृत में धम्म शब्द के बारे में पढ़ा है। इसका भाव सहजता से नहीं समझा जा सकता। सरल शब्दों में धर्म का अर्थ है नैतिक नियम या परिवार, समुदाय या राष्ट्र के प्रति किसी व्यक्ति का नैतिक अथवा धार्मिक कर्तव्य। यद्यपि गहन रूप से धर्म का अर्थ है ब्रह्मांड या ऋतम के अनुसार जीवन यापन की पद्धति। इसमें अपने कर्तव्य का सत्यनिष्ठा से निर्वहन, धर्म के अनुसार नियमों का पालन करना एवं ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन यापन सम्मिलित है। इसलिए धर्म का अर्थ कर्तव्य, नियमों का पालन, सत्य, व्यवस्था और नैतिकता आदि में निहित है। आइए पता लगाएं। अशोक ने अपने एक अभिलेख में अपने अधिकारियों के आचरण संबंधित विस्तृत निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की कि अधिकारी निष्पक्षता से कार्य करें। यहां दिए गए अनुवाद को पढ़िए और बताइए कि क्या ये उपाय साम्राज्य के प्रबंधन में सहायक सिद्ध होंगे। यदि हां तो कैसे। देवनाम पिय के आदेशानुसार अधिकारियों और नगर न्यायाध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है, तुम लोग अनेक सहस्र प्राणियों के ऊपर नियुक्त किए गए हो। तुम्हें मनुष्यों का स्नेह अर्जित करना चाहिए। सब मनुष्य मेरी संतान के समान हैं। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में मंगल और सुख प्राप्त करे, उसी तरह मैं सब मनुष्यों के लिए कामना करता हूं। तुम्हें निष्पक्षता से न्याय करना चाहिए। इन सब का मूल क्रोध का त्याग और धैर्य का पालन है। यह लेख यहां इसलिए लिखवाया गया है कि नगर के न्याय शासक हमेशा सावधान रहें कि मनुष्यों को कभी अकारण कैद या यातना ना दी जाए। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं प्रत्येक 5वें वर्ष एक नम्र और दयालु महामात्र भेजूंगा, जो इसकी खोज करने के बाद यह देखेगा कि मेरे आदेशों का पालन किया जाता है या नहीं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग आधी शताब्दी तक चलता रहा। हालांकि उनके उत्तराधिकारी साम्राज्य को एकजुट रखने में असमर्थ रहे और कई छोटे राज्य टूट गए और स्वतंत्र हो गए। लगभग 185 सामान्य संवत पूर्व भारत ने अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। अगले अध्याय में इस यात्रा में भविष्य और ध्रुव पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे। पृष्ठ संख्या 108। मौर्य काल में जीवन। पाटलिपुत्र जैसे नगर शासन और वाणिज्यिक गतिविधि के प्रमुख केंद्र थे। नगर के पास प्रासाद, सार्वजनिक भवन और सुनियोजित सड़कें थीं। एक सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली और संगठित व्यापार के साथ राजकोषीय तंत्र भी था, जिसने साम्राज्य के विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया। साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी और कारीगर नगरीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसे अनदेखा ना करें।
यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है और इस चित्र से संबंधित जानकारी इस प्रकार है। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, जो चौथी तीसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व का है, भारत के सबसे प्राचीन प्रशासनिक अभिलेखों में से एक है। उत्तर प्रदेश के सोहगौरा में खोजे गए इस अभिलेख पर प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह माना जाता है कि इसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जारी किया गया था। इस अभिलेख में दुर्भिक्ष से राहत एवं बचाव हेतु एक अन्नागार की स्थापना का उल्लेख है। यह राज्य द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और संकट के समय अपने लोगों को सहारा देने के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। इसी के साथ इस पृष्ठ पर यहाँ सोहगौरा में खोजे गए ताम्रपत्र अभिलेख को इंगित किया गया है। मेगास्थनीज के विवरण से भी उस समय के समाज पर कुछ प्रकाश पड़ता है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि में संलग्न था, जो मगध साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। एक वर्ष में 2 फसलें बोई जाती थीं, क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों में वर्षा होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्भिक्ष की संभावना कम थी और लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। किसी भी संभावित स्थिति के लिए अन्न भंडारों में पर्याप्त अन्न होता था। अगर आसपास युद्ध छिड़ भी जाए तो भी किसानों को इससे बचाया जाता था और कृषि कार्य को क्षति नहीं पहुंचाई जाती थी। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जौहरी और अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। नगर भलीभांति योजनाबद्ध थे और सड़कों पर पहचान सूचक लगे होते थे। संदेश वाहकों के माध्यम से संचार होता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाते थे। पृष्ठ संख्या 109। घर लकड़ी के बने होते थे और 2 मंजिल तक ऊंचे हो सकते थे। आग लगने की स्थिति में सड़कों पर नियमित अंतराल पर पानी के बर्तन रखे जाते थे। बाद के विवरणों में उल्लेख है कि लोग सूती कपड़े पहनते थे, जो घुटनों से नीचे टखनों तक पहुंचते थे और ऊपरी वस्त्र को वे अपने कंधों पर डालते थे। कुछ लोग अलंकृत चमड़े के जूते पहनते थे और उन जूतों के तलवे मोटे होते थे ताकि वे लंबे दिखें। आइए पता लगाएं। एक इतिहासकार के रूप में अगले पृष्ठ पर प्रस्तुत कलाकृतियों को ध्यान से समझें। मौर्य युग के लोगों और जीवन के बारे में आप इनसे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहां इस पृष्ठ पर दाईं ओर सारनाथ स्तंभ के शीर्ष का चित्र है। इस चित्र के नीचे की ओर जानकारी इस प्रकार दी गई है। मौर्य अपने अत्यधिक पॉलिश किए गए चमकदार स्तंभों के लिए प्रसिद्ध थे, जैसा सारनाथ स्तंभ के इस शीर्ष में समझा जा सकता है। इस चित्र में दर्शाई गई प्रतिकृति मूर्ति कला की सुंदरता और उत्कृष्टता के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संदेश देने वाला एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका शीर्ष भाग अशोक द्वारा वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में बनवाया गया था। सारनाथ वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था और यह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। इस कलाकृति के 4 सिंह राजकीय शक्ति के प्रतीक हैं। कलाकृति के नीचे की चक्राकृति वलयाकार में 4 शक्तिशाली पशुओं हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह को उकेरा गया है। इसके साथ ही धर्मचक्र, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है, वह भी इस पर अंकित है। यह चित्र आप में से कईयों को परिचित लग सकता है। वास्तव में इस स्तंभ के शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। इसमें संस्कृत का आदर्श वाक्य
सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है जोड़ा गया है। पृष्ठ संख्या 110। इस पृष्ठ पर मौर्यकालीन जीवन और लोगों के कुछ प्रमुख योगदान, इनसे संबंधित चित्र हैं। चित्र 1। इस चित्र में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से निर्मित नृत्य करती बालिका की कलाकृति है। उसके शिरोवस्त्र, केश विन्यास और आभूषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। चित्र 2। इस चित्र में पकी मिट्टी से निर्मित देवी की मूर्ति है। चित्र 3। इस चित्र में देवी यक्षी चंवर धारण किए हुए है। चित्र 4। इस चित्र में सप्त मातृकाओं या 7 मातृ देवियों की पकी मिट्टी की कलाकृतियां हैं। यह एक सतत परंपरा है। चित्र 5। इस चित्र में पकी मिट्टी की घोड़े के सिर की कलाकृति है, जिसमें लगाम की विस्तृत संरचना पर ध्यान दिया गया है। पृष्ठ संख्या 111। इस पृष्ठ पर कला और वास्तुकला से संबंधित कुछ चित्र हैं। चित्र 1। इस चित्र में भारत में पत्थर से बनी प्राचीन संरचनाओं में से एक सांची का महान स्तूप है। यह भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि इसकी मूल संरचना ईंटों से बनी थी। बाद में इसमें पत्थर का उपयोग करके इसे विस्तृत किया गया। कहा जाता है कि अशोक ने ध्यान, आराधना और अध्ययन के लिए ऐसी कई स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए थे। चित्र 2। इस चित्र में धौली, वर्तमान ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप में चट्टान पर उकेरी गई एक पूर्णकाय हाथी की मूर्ति है। यह महात्मा बुद्ध के बुद्धिमान, शक्तिशाली, धैर्यवान और शांत व्यवहार को प्रतीक के रूप में इंगित करता है। इसके निकट ही एक चट्टान पर अशोक का एक अभिलेख भी उत्कीर्ण किया गया है। पृष्ठ संख्या 112। इस पृष्ठ के आरंभ में ही एक चित्र है जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का है। इसके साथ ही सत्यमेव जयते इंगित है। इसके अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में एक धर्म चक्र भी अंकित है। यह आदर्श वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पूर्ण रूप से यह सत्यमेव जयते नान ऋतम के रूप में पढ़ा जाता है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। आइए पता लगाएं। यहां इस पृष्ठ पर चित्रों के माध्यम से सिक्कों के अलग अलग चिन्हों को इंगित किया गया है। इन चिन्हों का अर्थ क्या हो सकता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? यहां इस पृष्ठ पर मौर्यकालीन आहत पंचमार्क सिक्कों का एक संग्रह तथा अशोक का एक आहत सिक्का इंगित किया गया है। इसे अनदेखा ना करें। स्तूप के केंद्र में स्थित बड़ी अर्ध गोलाकार संरचना अंडाकार होती है। यह ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है और प्रायः पवित्र अवशेषों को रखने के लिए निर्मित की जाती है। उपासक इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। साम्राज्यों की दुर्बलताएं। आप आगे की कक्षाओं में विश्व के अन्य स्थानों पर अतीत के शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रोमन, फारसी, ऑटोमन, स्पेनिश, रूसी, ब्रिटिश इत्यादि। वे सभी बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं, परंतु इतिहासकार इन साम्राज्यों के पतन के कारणों पर निरंतर चर्चा करते रहते हैं। पृष्ठ संख्या 113। जैसा कि हमने समझा, इन कारणों में से एक साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों का स्वतंत्र होने का प्रयास है। ऐसा तब होता है जब सम्राट को युद्ध या सूखे के समय
अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप स्थानीय शासकों पर कर की मांग बढ़ जाती है। इससे उनमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि एक शक्तिशाली सम्राट के बाद एक दुर्बल सम्राट आता है, तो स्थानीय राजा या प्रमुख इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और सम्राट को कर देना बंद कर देते हैं। साथ ही एक साम्राज्य जितना वृहद होता है, उसे एक साथ संगठित रखना उतना ही कठिन होता है, जैसा कि अलेक्जेंडर के साथ हुआ था। सुदूर क्षेत्र प्रायः साम्राज्य से अलग होने वाले पहले क्षेत्र होते हैं। अंत में प्राकृतिक आपदाओं जैसे लंबे समय तक सूखा या बाढ़ के कारण होने वाले आर्थिक संकट भी साम्राज्य के पतन का कारण बन सकते हैं। अतः साम्राज्य अपने आप में एक विरोधाभास की तरह हैं। एक ओर वे राजनीतिक एकता स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में किया था। वे छोटे छोटे राज्यों के बीच में युद्ध को कम या समाप्त भी कर सकते हैं। वास्तव में एक सुप्रबंधित साम्राज्य छोटे युद्धरत राज्यों की तुलना में अधिक समृद्धि ला सकते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य सामान्यतः निरंतर युद्ध के द्वारा स्थापित होते हैं और अपना अस्तित्व शक्ति और दंड के द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे वे समय के साथ आंतरिक रूप से दुर्बल और अस्थिर हो जाते हैं। यहां इस पृष्ठ के निचली ओर एक चित्र है। यह चित्र भारत के प्राचीन इतिहास की एक समय रेखा है, जिसमें महत्वपूर्ण शासकों और कालों का क्रम बताया गया है। इस समय रेखा में 600 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 100 सामान्य संवत पूर्व तक के शासनकाल को अंकित किया गया है। इस समय रेखा में बाईं ओर से दाईं ओर 600 सामान्य संवत पूर्व, 500 सामान्य संवत पूर्व, 400 सामान्य संवत पूर्व, 321 सामान्य संवत पूर्व, 300 सामान्य संवत पूर्व, 200 सामान्य संवत पूर्व, 185 सामान्य संवत पूर्व तथा 100 सामान्य संवत पूर्व अंकित हैं। इस समय रेखा के नीचे अलग अलग शासनकालों के नाम अंकित हैं। पहला शासनकाल महाजनपद अंकित है, जो 500 सामान्य संवत पूर्व तक है। 400 सामान्य संवत पूर्व से 321 सामान्य संवत पूर्व तक का काल नंदवंश का है। 321 सामान्य संवत पूर्व से 185 सामान्य संवत पूर्व तक का शासनकाल मौर्य शासनकाल है। इस समय रेखा के ऊपर की ओर कुछ चित्र हैं। पहला चित्र अजात शत्रु से संबंधित है। इसका शासनकाल 450 सामान्य संवत पूर्व अंकित है। दूसरा चित्र महापद्मनंद से संबंधित है। इसका शासनकाल 400 सामान्य संवत पूर्व अंकित है। तीसरा चित्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। यह शासनकाल 321 सामान्य संवत पूर्व का है। चौथा और अंतिम चित्र अशोक के शासनकाल से संबंधित है। इसके शासनकाल को 300 सामान्य संवत पूर्व से अंकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 114। आगे बढ़ने से पहले साम्राज्य अनेक छोटे राज्यों या क्षेत्रों से मिलकर बना एक बड़ा क्षेत्र होता है। सम्राट अपने साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः प्रसिद्धि प्राप्त करने, शक्ति अर्जित करने, सैन्य शक्ति तथा संसाधनों और आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए करते थे। भारत के प्रारंभिक साम्राज्य प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, सिंचाई और परिवहन के लिए नदियों की उपस्थिति तथा व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों से संपन्न क्षेत्रों में उदित हुए। उत्तर पश्चिम भारत में अलेक्जेंडर के अभियान का राजनीतिक प्रभाव सीमित था, लेकिन इसने भारतीय ग्रीक सांस्कृतिक संपर्कों के द्वार खोल दिए। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया जिसकी विरासत शताब्दियों तक चली। उनकी विरासत में व्यापारिक मार्गों
और आर्थिक प्रणालियों को सुदृढ़ करना, व्यापार के लिए सिक्कों का व्यापक उपयोग, उत्कृष्ट रूप से संरचित की गई नगरीय बस्तियां और प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली सम्मिलित हैं। उन्होंने कला और वास्तुकला को भी प्रोत्साहन दिया। अशोक अपनी उपलब्धियों का प्रसार करने और एक दयालु सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रश्न और कार्यकलाप। 1. साम्राज्य की विशेषताएं क्या हैं और यह राज्य से किस प्रकार भिन्न है, इसकी व्याख्या कीजिए। 2. राज्यों से साम्राज्यों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? 3. अलेक्जेंडर को विश्व इतिहास में एक महान शासक माना जाता है, आपके विचार से ऐसा क्यों है? 4. प्रारंभिक भारतीय इतिहास में मौर्य वंश को महत्वपूर्ण माना जाता है, कारण बताएं। 5. कौटिल्य के कुछ प्रमुख विचार क्या थे? इनमें से कौन से विचार आप आज भी आसपास देख सकते हैं? पृष्ठ संख्या 115। 6. अशोक और उसके साम्राज्य के बारे में असाधारण बातें क्या थीं? उनमें से कौन सी बातें आज भी भारत को प्रभावित करती रही हैं और क्यों? अपने विचार लगभग 250 शब्दों में लिखिए। देवताओं के प्रिय राजा पियदसी कहते हैं, मेरे धम्माधिकारी सार्वजनिक लाभ के लिए अनेक विषयों में व्यस्त हैं। वे सभी संप्रदायों के सदस्यों, तपस्वियों और गृहस्थों दोनों के बीच व्यस्त हैं। मैंने कुछ को बौद्ध संघ, ब्राह्मणों और आजीवकों, जैनियों और विभिन्न संप्रदायों के लिए नियुक्त किया है। अधिकारियों की अनेक श्रेणियां हैं और उनके कई प्रकार के कर्तव्य हैं। मेरे धम्माधिकारी इन और अन्य संप्रदायों के विषयों में व्यस्त हैं। 7. अशोक के इस पाठ में दिए गए इस शिलालेख को सुनने के उपरांत क्या आपको लगता है कि वे अन्य धार्मिक विश्वासों और विचारधाराओं के प्रति सहिष्णु थे? अपने विचार कक्षा में साझा कीजिए। 8. ब्राह्मी लिपि एक लेखन प्रणाली थी जिसका प्राचीन भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इस लिपि के बारे में अधिक जानने का प्रयास कीजिए। जहां भी आवश्यक हो अपने शिक्षक से सहायता लीजिए। एक लघु कार्य परियोजना बनाएं और इस दौरान आपने ब्राह्मी लिपि के बारे में जो कुछ भी सीखा उसे संलग्न कीजिए। 9. मान लीजिए कि आपको 3री शताब्दी सामान्य संवत पूर्व कौशाम्बी से कावेरी पट्टनम की यात्रा करनी है। आप यह यात्रा कैसे करेंगे? इस यात्रा के दौरान आप कहां-कहां ठहरेंगे और आपको इसमें कितना समय लगेगा? पृष्ठ संख्या 116। यहां इस पृष्ठ पर आपको समुचित स्थान दिया गया है तथा एक शीर्षक दिया गया है, मेरी अभिव्यक्ति। आप अपनी समझ अनुसार तथा स्वेच्छानुसार अपनी अभिव्यक्ति को यहां अंकित कर सकते हैं। यहां यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ध्वन्यांकन प्रसून कुमार, वाचन स्वर चांद मोहम्मद, संपादन अरशद अहमद, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।